हम बात करेंगे डेडलॉक सिस्टम के बारे में। इस लेक्चर को करने के बाद यू विल बी एबल टू डिफाइन डेडलॉक, देन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब इट्स कंडीशन एंड फाइनली यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जनरली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं, देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं एंड साथ साथ छोटे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। सो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा ही टॉपिक आपस में रिलेटेड है डेडलॉक का। देन अगर और टॉपिक्स के अगर मैं लिंकिंग विद अदर टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो डेडलॉक का जो कंसेप्ट है वो डीबीएमएस में भी यूज होता है। जब डीबीएमएस में आप ट्रांजैक्शंस की बात करोगे और ट्रांजैक्शन जो है कॉन्करेंटली रन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक डेडलॉक की स्टेट में आ जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे हम डेडलॉक अवॉइडेंस या डेडलॉक प्रिवेंशन के मेथड्स पढ़ेंगे तो वो डीबीएमएस में भी यूज होते हैं। और अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, रियल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जिनको हम डेडलॉक सिचुएशंस कहते हैं। तो रियल लाइफ में उन डेडलॉक से हम कैसे डील करते हैं वो यहाँ पे हम सीखेंगे। सो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो अब हम बात करेंगे डेडलॉक के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेडलॉक। तो टेक्निकल टर्म या टेक्निकल डेफिनेशन में जाने से पहले सबसे पहले नॉर्मल एक एग्जांपल में देती हूँ कि डेडलॉक का बेसिक मतलब क्या है। तो एज्यूम करो कि दो ट्रेन आ रही है एक सिंगल रेलवे ट्रैक पे। तो क्या होगा अगर वो ऑपोजिट एंड से आ रही है तो कहीं ना कहीं वो जाके रुक जाएंगी क्योंकि वो एक दूसरे के आमने सामने होगी और कोई भी ट्रेन जो है नहीं आगे प्रोसीड कर पा रही या आगे जा पा रही क्योंकि वो एक सिंगल रेलवे ट्रैक पे ऑपरेट कर रही है। तो दिस सिचुएशन इज रेफर्ड टू एज डेडलॉक। डेडलॉक का क्या मतलब हो गया, इससे हमें ये समझ में आया कि डेडलॉक का मतलब है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पा रही क्योंकि एक सिंगल रिसोर्स का यूज हो रहा है। तो यहीं पे इसी को समझते हैं। तो डेडलॉक का मतलब ये है आपके सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और वो प्रोसेसेस को कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अगर एक प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर इट्स रिसोर्स, दूसरा प्रोसेस किसी और प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है फॉर इट्स रिसोर्स, और ऐसे ये सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के रिसोर्सेज पे डिपेंड कर पा रहे हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। सो इस सिचुएशन को हम कहेंगे दी डेडलॉक सिचुएशन। तो इसको और क्लियरली समझेंगे जब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरी प्रोसेस नीड सम रिसोर्सेज। तो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ रिसोर्सेज आपका हो गया सीपीयू हो गया या मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो गई, ऐसे करके बहुत सारे रिसोर्सेज है। तो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए इन रिसोर्सेज की जरूरत रहती है। जैसे आपके टेप ड्राइवर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ये सारे भी आपके पास रिसोर्सेज है। जैसे आपने लिख दिया प्रिंटर्स। तो जब आपके प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट कर रहा है उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक प्रोसेस जो है अलग अलग स्टेट्स पे हो सकता है। आइदर इट रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी रिसोर्स की उसको रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है वो रिसोर्स को यूज करे और उसके बाद उस रिसोर्स को छोड़ दे। और फर्दर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोसेस है वेट कर रहा है रिसोर्स के लिए। और प्रोसेस वेट क्यों करेगा रिसोर्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास है। तो जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है तो उसको अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो या तो वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा उस रिसोर्स के लिए, या फिर उसे वो रिसोर्स मिल गया होगा तो उसको यूज करेगा और उसके बाद उसको छोड़ देगा, या फिर हो सकता है वो वेट कर रहा हो उस रिसोर्स के लिए क्योंकि वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास है। तो डेडलॉक की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेडलॉक। सो डेडलॉक इज अ कंडीशन। So deadlock is a condition in which each process is waiting for a resource that is assigned to the other process। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी प्रोसेस है वो किसी ना किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं और उन रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और प्रोसेस के पास है। तो इससे क्या होगा,
कोई भी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। सो सो नन ऑफ द प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट। डायग्रामेटिकली इसको एक बारी शो करती हूँ मैं, और उसके बाद ये डेफिनेशन समझना और भी आसान हो जाएगा। तो सपोज आपके पास सिस्टम में है नाउ सपोज सिस्टम में दो रिसोर्सेज है। आपके पास यहाँ पे सिस्टम में दो रिसोर्सेज है, R1 R2। जैसे R1 हो सकता है आपका सीपीयू हो या मेमोरी हो, R2 आपके प्रिंटर्स हो। तो ऐसे हमारे पास हमने ये एज्यूम करके चला है कि सिस्टम में दो ही रिसोर्सेज है और दो ही प्रोसेसेस है। अब मैं कुछ एजेस बनाती हूँ, एजेस का कुछ मतलब है। अगर मैंने बनाया P1 टू R1, P1 टू R1 जब मैंने एक एज बनाई है तो इसका मतलब क्या है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ P1 रिक्वेस्ट फॉर R1। ठीक है, तो P1 ऐसा प्रोसेस है जो R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और जब मैंने एक एज बनाई है फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस, तो इसका मतलब R1 इज असाइंड टू P2। इसका मतलब जो R1 रिसोर्स है वो यूज कर रहा है प्रोसेस P2। ठीक है, तो जब भी मैंने कोई एज बनाई है फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स, तो वो एज क्या होती है, रिक्वेस्ट एज। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे एक एज बनाई है फ्रॉम P1 टू R1, इसका मतलब क्या हो गया, P1 रिक्वेस्ट फॉर R1। और जब भी मैं कोई एक एज बनाऊंगी फ्रॉम द रिसोर्स टू प्रोसेस, तो ये एज क्या होती है, असाइनमेंट एज। असाइनमेंट एज जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है कि जैसे आपका R1 से एक एज आई है P2 पे, तो R1 इज बीइंग असाइंड टू P2। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो एन एज फ्रॉम Pi टू Rj, प्रोसेस से जब रिसोर्स पे एक एज जाएगी तो वो रिक्वेस्ट कर रही है। एंड एन एज फ्रॉम Rj टू Pi इज असाइनमेंट एज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखाया जब प्रोसेस से रिसोर्स पे एक एज जाएगी तो वो रिक्वेस्ट एज होगी, और जब रिसोर्स से प्रोसेस पे एज जाएगी तो वो असाइनमेंट एज होगी। तो अभी जो मैंने कंडीशन बनाई है यहाँ पे इस डायग्राम में क्या हो रहा है, P1 R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और बट P2 जो है P2 को असाइंड है R1। ठीक है, ये इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो क्या इस टाइम पे डेडलॉक है? तो हम यहाँ पे देखें, इस टाइम पे डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक क्यों नहीं है? यहाँ पे P2 के पास R1 है। अब P2 का काम कभी ना कभी तो खत्म होगा। जैसे ही P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा वो R1 को रिलीज कर देगा, R1 को छोड़ देगा। एंड P1 को R1 चाहिए तो उस टाइम पे उसको ले सकता है, मतलब उसको यूज कर सकता है। राइट, तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन नहीं है। डेडलॉक की सिचुएशन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे P2 जो है R1 को यूज कर रहा है। जब वो R1 को यूज कर चुका होगा उसके बाद वो रिलीज कर देगा, और अब R1 फ्री हो जाएगा। तो R1 फ्री होने के बाद P1 उसको यूज कर सकता है। बट अब इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने और एजेस बनाई। इन एजेस का क्या मतलब है, P2 रिक्वेस्ट फॉर R2 बट R2 इज असाइंड टू P1। तो अब ये जो मैं सिचुएशन शो कर रही हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, डेडलॉक हो रहा है। सो दिस सिचुएशन इज द डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक सिचुएशन क्यों है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कोई भी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट कर पा रहा है। अगर हम यहाँ पे P1 की बात करें तो क्या P1 एग्जीक्यूट कर पाएगा? P1 को चाहिए रिसोर्स R1 और R2। अब P1 के पास R2 तो है लेकिन वो R1 की वेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये बात करें तो P1 वेट कर रहा है। P1 वेट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको चाहिए R1 रिसोर्स। अब यहाँ पे P2 को देखें, P2 के पास R1 है बट वो किसकी वेट कर रहा है, R2 की। तो P2 भी वेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 P2 की वेट कर रहा है और P2 P1 की वेट कर रहा है।
तो ये क्या हो गया, डेडलॉक सिचुएशन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में जैसे आपके लिए लिखा है, डेडलॉक इज अ कंडीशन दैट अराइजेस इफ ईच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज असाइंड टू दी अदर प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, P1 उस रिसोर्स की वेट कर रहा है जो P2 के पास है, और P2 उस रिसोर्स की वेट कर रहा है जो P1 के पास है। तो हर एक प्रोसेस क्या है कर रहा है, सिर्फ वेट ही कर रहा है, कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। सो इट इज अ डेडलॉक कंडीशन। और ये जो कंडीशन है ये अनडिजायरेबल है, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें कोई काम हो ही नहीं पा रहा। सो दिस इज एन अनडिजायरेबल कंडीशन। तो अब इससे रिलेटेड थोड़े से हम न्यूमेरिकल देखते हैं, जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, 1 या 2 मार्क्स में जनरली रहते हैं। सो आई राइट 1 और 2 क्वेश्चंस जो कि बेसिक जनरल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं, आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं। जो कि आई राइट 1 और 2 क्वेश्चन जो कि बेसिक कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, बट मैं उसका एक तरीका दिखाऊंगी कि थ्रू विच यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। जनरली आप इन क्वेश्चंस को कॉमन सेंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो आई टेल यू द वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन इज, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर अ सिस्टम विद 6 टेप ड्राइव्स एंड n प्रोसेस कंपीटिंग फॉर देम। ईच प्रोसेस में नीड 3 टेप ड्राइव्स। The maximum value of n for which the system is guaranteed to be deadlock free। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिस्टम में n प्रोसेस है और आपको उस n की वैल्यू ही बतानी है। और यहाँ पे रिसोर्सेज है आपके टेप ड्राइव्स, ठीक है, आपके पास 6 टेप ड्राइव्स अवेलेबल है सिस्टम में, और हर एक प्रोसेस को क्या है, 3 टेप ड्राइव्स की जरूरत है। तो आपको n की वैल्यू बतानी है जिससे आपका सिस्टम गारंटेड होगा कि डेडलॉक में नहीं आएगा। अब आपको ये गारंटी करनी है कि भाई आपके सिस्टम में डेडलॉक नहीं आना चाहिए। तो जब भी इन टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, हमें उल्टा लेके चलना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि डेडलॉक फ्री होना चाहिए तो आपको डेडलॉक करना है, राइट। तो आपके पास सपोज करो टेप ड्राइव्स है, प्रोसेस P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn प्रोसेस। कितने प्रोसेस हो सकते हैं, इस n की ही आपको वैल्यू बतानी है। अब P1 को रिक्वायरमेंट होगी 3 टेप ड्राइव्स की, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हर एक प्रोसेस को रिक्वायर्ड होगा मैक्सिमम 3 टेप ड्राइव्स किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये डेडलॉक में आए। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये डेडलॉक में आए तो हमें क्या करना है कि इनको 3 की रिक्वायरमेंट है, इन्हें हमें 3 नहीं देना, 3 से सपोज करो 1 कम दे देते हैं। तो अगर हम बात करें तो वी विल असाइन फॉर डेडलॉक, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डेडलॉक फ्री पूछा है तो हम वो कंडीशन बनाएंगे जहां पे डेडलॉक होगा। तो अगर हम बात करेंगे डेडलॉक की, तो डेडलॉक कैसे होगा, इनको 3-3 की रिक्वायरमेंट है, अगर हम 3-3 दे देंगे तो डेडलॉक नहीं होगा। बट हमारे को ये बताना है कि डेडलॉक होगा कब, जब हम इन्हें 3 से कम देंगे। तो हमने प्रोसेस 1 को दिया 2, प्रोसेस 2 को दिया 2, प्रोसेस 3 को दिए 2। अब हम और प्रोसेसेस को नहीं दे सकते क्योंकि अब हमारे पास 2 + 2 + 2 करेंगे तो 6 आ गए, दैट इज द मैक्सिमम टेप ड्राइव्स अवेलेबल। तो अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक क्यों हुआ, P1 को हमने दिए 2 टेप ड्राइव्स, उसको 1 की जरूरत है। P2 को दिए 2 टेप ड्राइव्स, उसको भी 1 की जरूरत है। P3 को दिए 2 टेप ड्राइव्स, उसको भी 1 टेप ड्राइव की जरूरत है। बट हमारे पास अब सिस्टम में टेप ड्राइव्स नहीं है क्योंकि 6 के 6 टेप ड्राइव जो है वो यूज हो चुकी है। तो डेडलॉक में आपका सिस्टम आ गया है जब इन केस ऑफ 6 टेप ड्राइव्स हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3। अगर आपके पास 3 प्रोसेसेस है तो डेडलॉक में सिस्टम आ गया है। तो क्या ऐसी सिचुएशन होगी कि आपका सिस्टम डेडलॉक में नहीं होगा, जब आपका एक प्रोसेस ऑब्वियस सी बात है कम होगा। सो दैट मीन्स if there are 2 processes the system is guaranteed to be deadlock free। तो आपको जब भी क्वेश्चन में पूछा है कि डेडलॉक फ्री कब होगा, आप एक ऐसी सिचुएशन बनाइए जब डेडलॉक होगा, और जितने प्रोसेसेस पे डेडलॉक हुआ है उससे अगर एक कम प्रोसेस होगा तो गारंटी है कि डेडलॉक नहीं होगा। तो अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया फॉर प्रोसेसेस, अब सेम क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे फॉर रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें इस क्वेश्चन में है कंसिडर सिस्टम दैट इज हैविंग m रिसोर्सेज ऑफ सेम टाइप,
Then these resources are being shared by 3 processes A, B, C with peak demand of 3, 4 and 6. तो इसका मतलब क्या है, A प्रोसेस को 3 रिसोर्स की जरूरत है, B को 4 की जरूरत है और C को 6 की जरूरत है. तो आपको M की वैल्यू बतानी है जिसके लिए डेडलॉक नहीं होगा. पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, प्रोसेस की वैल्यू बताई थी. अब वाले क्वेश्चन में हम रिसोर्स की वैल्यू बताएंगे. तो अगेन आपसे क्या पूछा है, डेडलॉक विल नॉट अकर. तो आप वो कंडीशन बनाएंगे जहां पे डेडलॉक होगा. तो यहाँ पे 3 आपके पास प्रोसेसेस है, ए बी सी. इनकी रिक्वायरमेंट है, मैक्स रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, ए को चाहिए 3, बी को चाहिए 4 रिसोर्सेज एंड सी को चाहिए 6 रिसोर्सेज. अब हमारे को क्या करना है, वो कंडीशन बनानी है जहां पे डेडलॉक होगा. सो डेडलॉक किस कंडीशन में होगा, ए को चाहिए 3 रिसोर्सेस तो हम उसको देंगे 2 रिसोर्सेस, एक कम रिसोर्स हमने दे दिया. ऐसे सिमिलरली बी को चाहिए 4 रिसोर्सेस, हम उसको देंगे 3 रिसोर्सेस. एंड सी को चाहिए 6 रिसोर्सेस तो हम देंगे उसे 5 रिसोर्सेस. तो इसका मतलब ये है, अगर सिस्टम में 10 रिसोर्सेज है तो डेडलॉक हो सकता है. डेडलॉक कैसे होगा, सिस्टम में 10 रिसोर्सेज है, हमने 2 दे दिए ए को, 3 दे दिए बी को और सी को दे दिया हमने 5 रिसोर्सेज. अब तीनों को क्या है, एक एक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, बट जो एक एक रिसोर्स है आप सिस्टम में, अब कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम तीनों में से किसी को भी नहीं दे सकते. तो तीनों ही प्रोसेस जो है वेट करते रहेंगे. तो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज 10 हैं तो डेडलॉक होगा ही. बट अगर रिसोर्सेज 10 + 1 दैट इज 11 है तो डेडलॉक नहीं होगा. क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, एक रिसोर्स एक्स्ट्रा दे दिया. वो एक रिसोर्स एक्स्ट्रा ए को भी जा सकता है, बी को भी जा सकता है, सी को भी जा सकता है, किसी भी प्रोसेस के पास जाएगा और वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद जितने भी उसके पास रिसोर्सेज थे वो छोड़ सकते हैं ताकि और प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट कर सके. तो इसका मतलब तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम इज गारंटेड टू बी डेडलॉक फ्री अगर आपके पास 11 रिसोर्सेज हैं. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले वो कंडीशन बनाई जहां पे डेडलॉक होगी. 10 रिसोर्सेज के साथ डेडलॉक आ रहा था तो एक रिसोर्स और दे दिया, डेडलॉक नहीं आया. और जब हमने प्रोसेसेस का केस किया था, 3 प्रोसेस के साथ डेडलॉक आ रहा था तो एक प्रोसेस हमने कम कर लिया था. यहाँ पे अगर हम रिसोर्सेज कम करेंगे तो डेडलॉक और बढ़ेगा. 10 रिसोर्सेज पे डेडलॉक हो रहा था तो एक नया रिसोर्स दे देंगे तो डेडलॉक नहीं होगा. तो ये एक तरीके हैं सॉल्व करने के सेम क्वेश्चन को. इनको आप नॉर्मली कॉमन सेंस यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसी बेस पे एक फॉर्मूला है उसको हम डिराइव करेंगे यूजिंग दीज क्वेश्चंस. अगर हमने ये क्वेश्चन समझ लिए हैं तो उस फॉर्मूले को हम इजिली डिराइव कर सकते हैं. सो फॉर दैट फॉर्मूला आई राइट वन क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि सपोज दे आर n प्रोसेसेस P1 से लेके Pn एंड दे आर शेयरिंग m आइडेंटिकल रिसोर्सेस. तो जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है एक प्रोसेस पीआई की वो है एसआई. तो आपको बतानी है वो कंडीशन जिससे क्या हो रहा है, डेडलॉक नहीं होगा. यू कैन गारंटी कि देयर विल बी नो डेडलॉक. तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे हम यूजिंग सॉल्विंग इट विद द सेम कंसेप्ट. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, ऐसे एक PI प्रोसेस है, देन फर्दर Pn प्रोसेस. तो P1 से लेके Pn तक आपके पास प्रोसेसेस है और हर एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, हर एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है SI. PI की क्या रिक्वायरमेंट है, SI. तो P1 की रिक्वायरमेंट S1, P2 की रिक्वायरमेंट S2 एंड सो ऑन. Pn की ऐसी रिक्वायरमेंट क्या होगी, Sn. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट. अब हमारे को नेक्स्ट क्या करना होता है, हमें वो कंडीशन बनानी है जहां पे डेडलॉक होगा, क्योंकि हमें बताना है डेडलॉक कहाँ पे नहीं होगा. तो हमें वो कंडीशन बनानी है जहां पे डेडलॉक होगा. सो डेडलॉक कैन अकर ठीक है. तो डेडलॉक कब होगा, P1 को चाहिए S1 रिसोर्सेज तो S1 से एक कम देंगे हम.
ऐसे ही P2 को चाहिए S2 रिसोर्सेज, तो उसको हम S2 से एक कम देंगे। Pi को चाहिए Si रिसोर्सेज, Si से हम उसे एक कम देंगे। ऐसे Pn को चाहिए Sn रिसोर्सेज और Sn से हम उसको एक कम देंगे। अगर इन सारे रिसोर्सेज का सम हमारे टोटल आइडेंटिकल रिसोर्सेज की इक्वल आ जाता है या टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज की इक्वल आ जाता है, तो हमने देखा है उस केस में क्या हो जाता है, डेडलॉक। तो अगर हम इन सब का सम करते हैं और ये इक्वल टू m आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, और सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए और फिर भी डेडलॉक आएगा, क्योंकि अब क्या हो गया, सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, हर एक प्रोसेस जो है किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है और वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो है वो किसी ना किसी प्रोसेस के पास यूज में। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन यूज कर सकते हैं, इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें मैंने क्या बात की है कि हर एक प्रोसेस को हमने क्या दिया, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे कम। अगर इन सबका एडिशन जो है टोटल अवेलेबल रिसोर्स की इक्वल हो जाता है या इससे बड़ा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, डेडलॉक की सिचुएशन आ गई, क्योंकि कोई भी रिसोर्स अब बचा नहीं है और हर एक प्रोसेस अभी भी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो अब बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसके अकॉर्डिंग S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन टिल Sn -1 -1 -1 -1 सो ऑन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, बस मैंने शिफ्टिंग की है, Pi's को सारे एक साथ ले आई और वंस को एक साथ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे S1 S2 से लेके Sn का सम, इसको हम लिख सकते हैं समेशन Si i इक्वल टू 1 to n। ऑब्वियसली बात है, समेशन लिख सकते हैं इसको। और ये -1 जो है वो कितनी बार आएगा, -1 आ रहा है n टाइम्स, क्योंकि हर एक प्रोसेस के लिए आ रहा है और कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है, n। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, -n। क्यों, क्योंकि -1 -1 -1 -1 ऐसे कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं -n। तो इसके अकॉर्डिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हम -n को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस मीन्स समेशन ऑफ Si i इक्वल टू 1 से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस n। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जहां पे डेडलॉक होगा, बट हमें क्वेश्चन में क्या बताया ना, वो कंडीशन जब डेडलॉक नहीं होगा। सो दिस मीन्स व्हेन समेशन ऑफ Si i इक्वल टू 1 से लेके n इज लेस देन m प्लस n। सो डेडलॉक विल नॉट अकर। तो जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, या तो आप उसको लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने करके दिखाया, वरना आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जनरली आपके बुक्स में गिवन भी है कि जितनी भी रिसोर्सेज की हर एक को रिक्वायरमेंट है उनका सम करो, दैट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्लस नंबर ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, और n क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो n इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस और m जो है आपके रिसोर्सेज है। तो अगर आप इनका सम करोगे और जितनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो कम होनी चाहिए, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं वो सिचुएशन जब डेडलॉक नहीं होगा, वरना आप सेम क्वेश्चन को लॉजिक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डेडलॉक की कंडीशंस के बारे में और उसी के बेसिस पे डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जिसमें आपकी डेडलॉक की कंडीशंस आती है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। सो नेक्स्ट इज कंडीशंस। तो आज हम बात करेंगे जो डेडलॉक की कंडीशंस के बारे में। तो डेडलॉक की मैं 4 कंडीशंस बताऊंगी, तो चारों कंडीशंस होनी चाहिए तभी डेडलॉक होगा। अगर 4 में से एक भी कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं होती तो डेडलॉक की सिचुएशन नहीं आएगी। तो ऑल दी 4 कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट, चारों की चारें होनी भी चाहिए और चारों की चारें हो तो डेडलॉक हो गई। सो दीज 4 कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक टू अकर। So that means all the conditions must hold simultaneously, और जो आपकी conditions हैं वो 4 conditions हैं। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी, चारों की चारों कंडीशंस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, मींस चारों होनी भी चाहिए
और अगर चारों कंडीशंस हो जाती हैं तो डेडलॉक गारंटेड होगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर 4 में से 3 कंडीशंस होती हैं तो डेडलॉक होगा, तब उस केस में डेडलॉक नहीं होगा। तो चारों कंडीशंस का एक साथ होना बहुत जरूरी है फॉर डेडलॉक टू अकर। तो एक बार देखते हैं इन कंडीशंस को। फर्स्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मेरा मतलब है ऐसा एटलीस्ट एक रिसोर्स होना चाहिए जो कि नॉन शेयरेबल हो। अब उससे पहले इस टॉपिक में डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो शेयरेबल होते हैं और कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन शेयरेबल हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप प्रिंटर जैसे रिसोर्स की बात करो तो प्रिंटर जो रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल है। नॉन शेयरेबल से मेरा मतलब ये है, क्या ऐसे दो यूजर्स हो सकते हैं, क्या कोई भी दो यूजर्स एक साथ प्रिंटर को यूज कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो एक साथ प्रिंटर को यूज करेंगे तो इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एक पेज पे थोड़ा सा प्रिंट जो हो रहा है वो यूजर 1 का हो रहा है और थोड़ा सा प्रिंट जो हो रहा है यूजर 2 का हो रहा है। तो दिस वे वो जो प्रिंटेड पेज है वो यूजलेस है। तो प्रिंटर जो एक ऐसा रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल है। नॉन शेयरेबल का क्या मतलब है, एक टाइम पे एक ही यूजर उसे यूज कर सकता है या एक ही प्रोसेस उसे यूज कर सकता है। बट अगर मैं बात करूं रीड ओनली फाइल्स की, ये रिसोर्स जो है आपका शेयरेबल है। शेयरेबल रिसोर्स जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हो सकता है एक से ज्यादा प्रोसेस एक साथ उन्हें रीड कर ले, और क्योंकि उन फाइल्स पे सिर्फ रीड होना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी प्रोसेसेस आए वो उस फाइल को रीड कर सकते हैं। तो आपके पास जो रिसोर्सेज है या तो वो शेयरेबल होंगे या फिर नॉन शेयरेबल होंगे। तो आप इमेजिन करिए एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो शेयरेबल हो। अगर सारे रिसोर्सेज शेयरेबल हैं तो डेडलॉक का कोई कंडीशन आएगा ही नहीं या डेडलॉक की कोई सिचुएशन आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है किसी के लिए वेट नहीं करेगा। हर एक प्रोसेस जो है उस रिसोर्स को साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है, तो कहीं पे भी डेडलॉक की कोई कंडीशन आएगी नहीं। बट जहाँ पे हमने प्रिंटर की बात की यहाँ पे, तो प्रिंटर में क्या हो रहा है, अगर एक प्रोसेस जो है प्रिंटर को यूज कर रहा है और दूसरा प्रोसेस चाह रहा है प्रिंटर को यूज करने के लिए, तो दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। तो इस केस में डेडलॉक की कोई सिचुएशन अराइज कर सकती है। बट अगर आपके सारे रिसोर्सेज शेयरेबल हो जाएंगे तो डेडलॉक का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सारे प्रोसेसेस एक साथ यूज कर सकते हैं तो कोई भी वेट नहीं करेगा, और कोई भी वेट नहीं करेगा तो डेडलॉक की कंडीशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर प्रोसेस 1 के पास ऑलरेडी प्रिंटर है, मैंने एज के थ्रू ऑलरेडी दिखाया हुआ है और समझाया हुआ भी है कि ये एज का क्या मतलब है। तो अगर प्रोसेस 1 के पास प्रिंटर है और प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर प्रिंटर, तो इट विल नीड टू वेट। ये यहाँ पे वेट क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रिंटर आपका नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। अगर प्रिंटर प्रोसेस 1 के पास है तो और किसी के पास नहीं जा सकता उसी टाइम पे। बट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक साथ रीड ओनली फाइल्स को यूज कर सकते हैं या शेयरेबल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी वेट नहीं कर रहा, और क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है वेट नहीं कर रहा, डेडलॉक की कंडीशन नहीं आएगी। तो डेडलॉक की पहली कंडीशन क्या कहती है कि एटलीस्ट देयर शुड बी वन रिसोर्स जो कि नॉन शेयरेबल हो। अगर एक ऐसा रिसोर्स हो जो नॉन शेयरेबल हो तो एटलीस्ट उस पर लड़ाई हो सकती है, उस पर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी हम कंडीशन बना दे जहाँ पे डेडलॉक हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मतलब है ये। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन से मेरा सिंपल इतना मतलब है कि एटलीस्ट ऐसा एक रिसोर्स होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल हो। नॉन शेयरेबल का मतलब ये है कि अगर वो रिसोर्स ऑलरेडी एक प्रोसेस के पास है, सपोज P1 के पास है एंड P2 चाह रहा है उस रिसोर्स को लेना, तो P2 मस्ट वेट। और वो कब तक वेट करेगा, वो तब तक वेट करेगा जब तक P1 उस रिसोर्स को छोड़ नहीं देता। सो दैट इज नॉन शेयरेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे रिसोर्सेज आपके शेयरेबल हो। सो फर्स्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन।
नेक्स्ट कंडीशन ऑफ डेडलॉक इज होल्ड एंड वेट। इसका मतलब ये है, अगर एक प्रोसेस जो है उसके पास कोई रिसोर्स है, मींस वो होल्ड कर रहा है कोई एक रिसोर्स, देन इट कैन रिक्वेस्ट फॉर अनदर रिसोर्स और वो वेट भी कर सकता है। सो दिस इज द होल्ड एंड वेट कंडीशन। मींस एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को होल्ड करते हुए किसी और प्रोसेस के नहीं, होल्ड एंड वेट का इतना मतलब है कि दैट मीन्स अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है तो वो किसी और, नहीं दोबारा से एक सेकंड, मैं क्या बोल रही हूँ, यहीं से स्टार्ट कर लिया ना। होल्ड एंड वेट का सिंपल ये मतलब है कि अगर एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है तो वो किसी और रिसोर्स के लिए भी वेट कर सकता है। सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ होल्ड एंड वेट। जैसे मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करती हूँ। यहाँ पे आपके पास प्रोसेस P1 है, उसके पास रिसोर्स R1 है, ये इसके पास वो होल्ड कर रहे रिसोर्स R1, ये शो हो रहा है उसकी एज से, एज जा रहा है फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस, तो दैट मीन्स इट इज बीइंग असाइंड। सो दैट मीन्स P1 होल्ड्स R1। एंड नेक्स्ट एज क्या बता रही है, P1 इज वेटिंग फॉर R2। सो दिस इज द होल्ड एंड वेट कंडीशन कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है एंड दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। सो दिस इज द होल्ड एंड वेट कंडीशन। सो डेफिनेशन वाइज, so that means a process must be holding one or the other resources and then it must be waiting for other additional resources. So this is the hold and wait condition. Now third condition is नो प्रियम्पशन। और प्रियम्पशन के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। प्रियम्पशन मीन्स छीनना। आप एक रिसोर्स किसी भी प्रोसेस से नहीं छीन सकते, वो प्रोसेस खुद वॉलेंट्री उस रिसोर्स को छोड़ेगा। सो यू कैन नॉट प्रियम्प्ट एनी रिसोर्स फ्रॉम एनी प्रोसेस। सो दैट मीन्स अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको शो करूं, सो डायग्रामेटिकली इसका मतलब ये है, जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है यहाँ पे, P1 के पास दो रिसोर्सेज है R1 और R2 एंड P2 के पास एक रिसोर्स है R3। अब लॉजिकली तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि डेडलॉक की सिचुएशन ना हो तो लॉजिकली हम क्या करेंगे, P1 के पास दो रिसोर्सेज है, उसको एक रिसोर्स की जरूरत है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वो रिसोर्स उसको दे दे, बट वो रिसोर्स क्या है किसी और प्रोसेस के पास है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको छीन के दे सकते हैं। तो इसको P2 से छीन के P1 को देना रिसोर्स R3 को, सो दैट इज प्रीएम्पशन। बट हम क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे प्रीएम्पशन। डिसअलाउ करना प्रीएम्पशन मीन्स हम रिसोर्स किसी भी प्रोसेस से छीन नहीं सकते, वो रिसोर्स खुद उसको वॉलेंट्री छोड़ेगा, तभी आपका डेडलॉक की सिचुएशन आ सकती है। सो नो प्रीएम्पशन मीन्स a process. Now the fourth and the last condition is circular weight. तो सर्कुलर वेट जैसे नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे सर्कुलर तरीके से आपस में प्रोसेसेस वेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपली P1 एक ऐसा प्रोसेस होगा जो P2 के लिए वेट कर रहा है, P2 जो है P3 के लिए वेट करेगा, P3 P4 के लिए एंड सो ऑन। ऐसी जो लास्ट प्रोसेस होगा वो वापस से फर्स्ट प्रोसेस के लिए वेट कर रहा होगा। तो अगर इस फैशन में ये लोग वेट कर रहे होंगे, सो दैट इज दी सर्कुलर वेट कंडीशन। तो डायग्रामेटिकली इसको मैं शो करती हूँ। सो डायग्रामेटिकली दिस इज द सर्कुलर वेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं P0 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P1 के पास है, P1 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P2 के पास है, ऐसी P2 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो हो सकता है P3 के पास हो एंड सो ऑन। लास्ट में Pn भी एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P0 के पास है। तो ये किस तरीके से वेट कर रहे हैं, एक सर्कुलर फैशन में वेट कर रहे हैं। सो दिस इज द सर्कुलर वेट कंडीशन। इसको लिख लेते हैं।
तो सर्कुलर वेट की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास एक ऐसा सेट आपको मिल जाए P0 से लेके Pn, इस तरीके का सेट जिसमें P0 P1 के लिए वेट कर रहा है, P1 P2 के लिए वेट कर रहा है एंड सो ऑन, Pn जो है वापस से P0 के लिए वेट कर रहा है। सो अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए, सो दिस इज दी सर्कुलर वेट कंडीशन। और इसमें जरूरी नहीं है कि सारे ही प्रोसेस आपस में सर्कुलर वेट करें। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम शो किया है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, सिस्टम में जो आपके पास प्रोसेसेस है P1 P2 वो तो नॉर्मली सर्कुलर वेट में नहीं है, बट यहाँ पे जो प्रोसेसेस है P3 P4 और P5 वो सर्कुलर वेट कर रहे हैं। मींस P3 जो है P4 के लिए वेट कर रहा है, P4 जो है P5 के लिए वेट कर रहा है एंड P5 वापस से P3 के लिए वेट कर रहा है। तो अगर कुछ भी ऐसे सेट ऑफ प्रोसेसेस है जो सर्कुलर वेट फैशन में ऑपरेट कर रहे हैं, सो आपकी सर्कुलर वेट की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। चार कंडीशंस की हमने बात की जो कि नेसेसरी है एंड सफिशिएंट है फॉर डेडलॉक टू अकर। तो कुछ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इन चारों कंडीशंस के ऊपर। सो नोट फर्स्ट इज ऑल दी 4 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर डेडलॉक टू अकर। तो नेसेसरी से मेरा मतलब यह है कि चारों की चारों कंडीशंस होनी चाहिए, तभी आपका डेडलॉक की सिचुएशन आएगी, वरना डेडलॉक नहीं आएगा। इसका मतलब ये, अगर आप ये कहें कि 3 कंडीशन से डेडलॉक हो जाएगा, नहीं होगा। आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट, चारों कंडीशंस अगर अकर होंगी तभी डेडलॉक हो सकता है। सो ऑल 4 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर डेडलॉक टू अकर। नेक्स्ट इज ऑल 4 कंडीशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मींस इनमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशंस है। दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर हम सिंपल से, इसका मतलब ये है, आप रियलाइज भी कर सकते हैं इस फैक्ट को कि अगर सारे जो आपके रिसोर्सेज है वो शेयरेबल होंगे तो सर्कुलर वेट की कोई कंडीशन आएगी नहीं, होल्ड एंड वेट की कोई कंडीशन आएगी नहीं, नो प्रीएम्पशन की कोई कंडीशन आएगी नहीं। क्योंकि रिसोर्सेज शेयरेबल है तो सारे प्रोसेसेस एक साथ यूज कर सकते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं तो कोई भी वेट नहीं करेगा। अगर वेट नहीं करेगा तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन नहीं आई, सर्कुलर वेट की कंडीशन नहीं आई। और इसी तरीके से जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, होल्ड एंड वेट जब मीट होगा, होल्ड एंड वेट की कंडीशन जब होगी तभी सर्कुलर वेट आ सकता है। जैसे अगर हम इसमें बात करें इस डायग्राम में प्रोसेस 4 की, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस 4 जो है होल्ड एंड वेट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? इसने होल्ड किया हुआ है कोई ना कोई रिसोर्स जो प्रोसेस 3 को चाहिए, और साथ ही साथ ये वेट भी कर रहा है उस रिसोर्स के लिए जो P5 के पास है। तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी सर्कुलर वेट की होगी। इसी तरीके, तो इससे हमें ये पता चलता है ये कंडीशंस आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, इनमें आपस में रिलेशन है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। सो आज के लेक्चर में हमने बात की कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर डेडलॉक टू अकर, जिसमें हमने 4 कंडीशंस के बारे में बात की। पहला कंडीशन हमने देखा दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एटलीस्ट एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में हमें ऑपरेट करना चाहिए, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में एक्सेस हो सकता है। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, टेप ड्राइवर्स हो गया, तो वो क्या है कि एक ही यूजर एक टाइम पे यूज कर सकता है या एक ही प्रोसेस एक टाइम पे यूज कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में हमने बात की होल्ड एंड वेट की। होल्ड एंड वेट में हमने देखा ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। सो दिस इज दी होल्ड एंड वेट कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमने बात की नो प्रीएम्पशन की, कि एक रिसोर्स जो है वॉलंटरी ही एक प्रोसेस जो है वॉलंटरी ही रिसोर्स को छोड़ेगा, हम उससे रिसोर्स नहीं छीन सकते। थर्ड और फोर्थ और लास्ट कंडीशन में हमने बात की सर्कुलर वेट की, कि जो प्रोसेसेस का सेट है वो सर्कुलर फैशन में वेट कर रहे हैं। सर्कुलर फैशन का मतलब P0 P1 के लिए वेट कर रहा है, P1 P2 के लिए एंड सो ऑन। लास्ट जो प्रोसेस है वो वापस से P0 दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलर डायग्राम जो है अगर बना हुआ हो तो सर्कुलर वेट हो गया। फिर हमने लास्ट पे बात की कि ये चारों कंडीशंस जो है नेसेसरी हैं, चारों की चारों होनी चाहिए तभी डेडलॉक आ सकता है, वरना डेडलॉक का कोई मतलब नहीं है, डेडलॉक विल नॉट अकर। फिर हमने नेक्स्ट बात की ये चारों कंडीशन जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, एक कंडीशन होगी तभी दूसरी कंडीशन होगी। सो कहीं ना कहीं इनके बीच में आपस में रिलेशन है।